आप लोगों को मैंने कहा था कि हम क्लास में प्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे आज की क्लास से। और प्रेजेंटेशन की क्लास के अंदर आप लोगों से कहा था कि जो लास्ट के पेजेस हैं, आपके रजिस्टर के लास्ट 10 पेजेस, वहां पर आपको ये काम नोट करना है। इंग्लिश की प्रेजेंटेशन हम डिस्कस करेंगे क्लास के अंदर, और उर्दू की आप उसी तरीके से कन्वर्ट कर देंगे। प्रेजेंटेशन एक ही होती है, अब आप उसको मीडियम जो भी है आपका लैंग्वेज का, उस लिहाज से चेंज कर लें। तो अपने रजिस्टर पे जल्दी से इसको प्रॉपर, जिस तरह बोर्ड पे करवा रहा हूँ आपने उसी तरीके से रजिस्टर भी काम करना है। तमाम स्टूडेंट के पास अब अपने चार, दो कलर्स के, यानी कि आपका ब्लू और ब्लैक इंक पेन, ब्लू और ब्लैक मार्कर्स, ये चारों आपके हाथ में होने चाहिए। अब मैं आपको पकड़ने का तरीका दिखा रहा हूँ, कोई भी स्टूडेंट मुझे अपने ये चीजें दें किस तरीके से आपने पकड़ना है। अब आपके पास यहाँ पर चार चीजें हैं। लेट्स सपोज दिस इज ब्लू कलर, दिस इज ब्लैक कलर, ब्लू इंक पेन, ब्लैक इंक पेन। आपने जो सबसे ज्यादा पेन इस्तेमाल करना होता है ऑब्वियसली ब्लू है, तो आपने अपने हाथ में इस तरीके से ग्रिप रखनी है कि आप अपने ब्लू पेन को ये जो जगह है यहाँ पर रखेंगे, और फिर दूसरा आप ब्लैक पेन, उसका कैप यहाँ पर रखेंगे, आपने कैप से पकड़ना है। और फिर आपको क्योंकि ब्लू मार्कर ज्यादा इस्तेमाल करना होता है और ब्लैक कम, तो आप ब्लैक मार्कर इसके बाद उसका कैप पकड़ेंगे, और आखिर में ब्लू मार्कर का कैप पकड़ेंगे। इसको पकड़ने की रीजन क्या है कि आपने जब बोर्ड एग्जाम में बैठना है तो 3 घंटे का पेपर है। उस 3 घंटे के अंदर आपने अपने हाथ को इतनी प्रैक्टिस करवानी पूरे साल, पूरे सेशन में, कि आप डेस्क के ऊपर या जो भी टेबल है उसके ऊपर ऐसे पकड़ के 3 घंटे तक बैठे हैं। ये आपका जिस तरीके से पेन होल्डर होता है, आपका हाथ पेन होल्डर का काम कर रहा है। आपने अपने तमाम पेन और मार्कर के कैप ओपन करके लूज करके रखने, क्योंकि अगर आप पेपर कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये मार्कर अक्सर थोड़े से टाइट होते हैं, आपको ये खोलना है। अब आपका दिमाग बहुत स्पीड से सोच रहा है और आपका हाथ रेजोनेट कर रहा है उसी स्पीड से, तो जब आप अपने मार्कर को खोलना चाहेंगे और ये नहीं खुलेगा, आपकी सारी अटेंशन पेपर से हटके जाएगी आपके इस स्टेशनरी पर। तो आपने पहले से ही इनके कैप्स को ओपन करके रखना है और हाथ को इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है कि 3 घंटे तक ये बिल्कुल ऐसे सीधे खड़े रहे। आपका हाथ जो है रिलैक्स पोजीशन में ना आए। जब पूरे इसको सेशन को पूरे साल आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको 3 घंटे पता भी नहीं चलेंगे, आप अपने हाथ को ऐसे रखने के आदी हो चुके होंगे। अब ये करने का फायदा क्या होता है कि जब आप एग्जाम में अगर इसको कैलकुलेट करें, ऑन एवरेज मैंने बहुत पहले कैलकुलेशन की थी कि आप अपने 10 से 15 मिनट सिर्फ इनके कैप्स ओपन क्लोज करने में लगा देते। बोर्ड एग्जाम में आप बैठे हुए, आपके पास 3 घंटे का पेपर है, उसमें 10-15 मिनट सिर्फ आपने इनको खोलने और बंद करने में लगा दिया, तो वो जो 10-15 मिनट में आप एक लॉन्ग क्वेश्चन या 2-3 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते थे। तो वो जो टाइम आप वहां जाया कर रहे हैं इनको खोलने में, वो टाइम आप लगाएंगे सारा अपने पेपर वर्क में, क्वेश्चन सॉल्व करने में। यहाँ पर दूसरा टेंशन अलग के आपका सवाल लिख रहे हैं, अब आपको हेडिंग डालनी है, आपने मार्कर खोलना है, पता चला मार्कर ही फिक्स हुआ हुआ है। अब आपको सारा चीजें छोड़ के इसको खोलने में एफर्ट लगानी पड़ेगी, और इतने देर में कुछ स्टूडेंट होते हैं वो भूल भी जाते हैं चीजें। तो अगर आप भूल गए फिर आपका और टाइम जाया हो गया कि जो लिख रहे थे वो जहन में ही नहीं आ रहा, फिर सोच रहे हैं, तो ये सारी चीजें करने में आपका फ्लो टूट जाता है। तो मिसाल वही कि आपकी गाड़ी अगर 100 की स्पीड से जा रही थी, आपने आगे जंप बना दिया, स्पीड ब्रेकर रख दिया, अब आपकी गाड़ी वापस 100 की स्पीड में चलने पे टाइम लगाएगी, फिर दोबारा से आप अपनी वो टेम्पो पकड़ेंगे, वो स्पीड पकड़ेंगे, तो उसमें वक्त जाया होगा। तो आपको सबसे पहले अपनी हैबिट बनानी है अपने पेन्स की कि ये आपके टूल्स हैं, ये आपके हथियार हैं, इससे आपने पूरी जंग लड़नी है उन 3 घंटे की। तो पकड़ने का तरीका आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने किस तरीके से अपने हाथ को, दोबारा आपको बता रहा हूं कि आपके ये सारे पेन के कैप्स जो हैं वो इस जगह पर आएंगे, पहले ब्लू, फिर आपका ब्लैक, फिर ब्लैक मार्कर, और फिर ब्लू मार्कर, क्योंकि सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पेन आपके ब्लू पेन है और आपका मार्कर ब्लू मार्कर है। ये दो चीजें आपके पास, एक बिल्कुल एंड में इसलिए क्योंकि इसका कैप आपके करीब पर होना चाहिए, और दूसरा ब्लू मार्कर इसलिए जब आप इस तरीके से मुट्ठी बना के बंद करके पकड़ेंगे तो सबसे करीब और आसान निकालना इन दो चीजों को ही होगा। बीच से निकालना मुश्किल होता है ब्लैक कलर को, और वो कम यूज करना है, इसलिए आप इसको कम यूज करेंगे। और इसके अलावा आपने अपने जो पेन है वो दो कलर, जाहिर ब्लू और ब्लैक है, तो दो ब्लू कलर और दो ब्लैक कलर आपने अपने पास रखने इजाफी पेन। टोटल आपके पास 4 पेन होने चाहिए, दो ब्लू, दो ब्लैक। और इन दोनों पे आपका हाथ इतना सेट होना चाहिए कि जब आप एग्जाम में लिख रहे हो और एक पेन की इंक खत्म हो जाए,
तो दूसरे पेन से लिखते वक्त आपकी स्पीड ना तो ब्रेक हो, ना ही आपको महसूस हो कि आपने दूसरा पेन उठाया, और ना ही जो आपकी राइटिंग है, इंक है, वो चेंज कलर करे अपना। दोनों सेम तरीके से लिखने चाहिए, और वो तभी होगा जब आप पेन को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे और वो फ्लो में आएगा, आपके हाथ पे सेट हो जाएगा और आपकी हैंड राइटिंग उस लिहाज से बन जाएगी। एग्जाम में फाइनल जो आपने बोर्ड में काम करना है वो जाहिर है इंक पेन से करना है। ऑल दो अब कुछ आपके बोर्ड्स के अंदर अलाउ कर दिया है पॉइंटर भी, बॉल पॉइंट भी, लेकिन हम आपकी आदत इंक पेन की डाल रहे हैं। मैं ये भी कहता हूँ कि अगर बोर्ड की कॉपी आती हो कि अब अक्सर बोर्ड की कॉपी में इंक फैल जाती है, अपने साथ इजाफी एक एक पॉइंटर ब्लू और ब्लैक का रखें, बॉल पॉइंट भी रखें, लेकिन इस्तेमाल नहीं करें। कि कभी अगर आपकी इंक फैल रही है एक दो पेजेस के अंदर, तो आप वहां पर पॉइंटर से लिख लें, कोई मसला नहीं। लेकिन प्रैक्टिस क्योंकि आपको करनी है इंक पेन की, पूरा सिंध का बच्चा ज्यादातर इंक पेन से सॉल्व कर रहा है, तो आपको भी। और दूसरा इसमें एक और आपको फायदा होता है कि इंक पेन से आपकी हैंड राइटिंग बन जाती है। 4 साल बाद जब आप इंटर कर लेंगे तो ऑब्वियसली आपने इंक पेन को तो बहुत कम इस्तेमाल करना है, आप सब आगे चल के पॉइंटर या बॉल पॉइंट्स पे आ रहे होंगे, क्योंकि वहां पे इस चीज से मैटर नहीं करता। लेकिन उस वक्त आपकी हैंड राइटिंग अच्छी होगी तो आपको फायदा होगा, आपकी इज्जत होगी, और जो भी आप लिखेंगे वो चीज पढ़ने में आएगी। अभी से आप अपने ये बॉल पॉइंट पॉइंटर इस्तेमाल करेंगे तो आपकी हैंड राइटिंग बन नहीं सकेगी। तो हैंड राइटिंग बनाने के लिए भी आपको अपने पास फाउंटेन इंक पेन का इस्तेमाल करना पड़ता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब सब स्टूडेंट ने अपने पास इस तरीके से पेन वगैरह पकड़े होंगे। अब आपके हम पेपर पे चलते हैं। अब हेडिंग सिस्टम क्या है? बहुत सारे डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, बहुत सारे लोग अपने लिहाज से पढ़ाते हैं, अपने लिहाज से करवाते हैं। हर किसी की अपनी प्रेजेंटेशन स्किल होती है, लेकिन जो मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्किल है वो आपको सिखा रहा हूँ। ये चीज जो मैं फॉलो कर रहा हूँ, मेजोरिटी स्टूडेंट्स इसी को फॉलो करते हैं। थोड़ा 19-20 हो सकता है, आपके पास थोड़ा फर्क हो सकता है, हर स्टूडेंट अपने लिहाज से प्रेजेंटेशन बना सकता है, लेकिन ये जो आपको सिखा रहा हूँ आज, ये बेयर मिनिमम है। ये तो करना ही करना है, इससे ज्यादा अच्छा कर सकते हैं वेल एंड गुड। इससे ज्यादा अच्छा करने में अगर वक्त आपका बच रहा है, या वक्त उतना ही लग रहा है बेशक, लेकिन अगर वक्त ज्यादा लग रहा है तो आपको जो सिखाया है उसी को फॉलो करना है। उस पर कोई आपने इजाफी कोई अपनी कैलीग्राफी नहीं करनी, ना ही कोई उसके ऊपर आपने कुछ जड़ी बूटियां अपनी लगानी है। तो बहरहाल आपके पास हेडिंग सिस्टम होता है। सबसे पहले आपकी आती है हेडिंग, उसके बाद आती है मेन हेडिंग। लेकिन क्योंकि मेन हेडिंग हम ऊपर सबसे टॉप पे रखते हैं, तो यहाँ पर जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ आपने भी उसी तरीके से हेडिंग सिस्टम लिखना होता है। आपके पास एक अलग से जगह पर कहीं लिख लें, ये आपके काम का नहीं है, इसको आप अलग से लिखें। सबसे पहले आपका आता है मेन हेडिंग। मेन हेडिंग में आपके पास इस तरीके से लिखा जाता है जिस तरीके से मैं अभी लिख रहा हूँ, कैपिटल करके कैपिटलाइज आप करते हैं अपने अल्फाबेट्स को। और आपके पास जो दूसरी हेडिंग आती है उसको आप सिंपल हेडिंग लिखते हैं। यहाँ पर फॉर्मेट आपको जो समझा रहा हूँ उसके मुताबिक अगर देखें तो फर्स्ट लेटर मैंने कैपिटल लिखा है। यहाँ पर भी आपके पास ये इतना क्लियरली नजर नहीं आएगा। फर्स्ट आपका जो लेटर है, फर्स्ट अल्फाबेट है, वो थोड़ा सा साइज में बड़ा है, और जो उसके बाद फॉलोइंग लेटर्स हैं, फॉलोइंग अल्फाबेट्स हैं, वो थोड़े से साइज में छोटे, यानी कि ये अगर 2 लाइन में आ रहे हैं तो ये 1 लाइन में आ रहा होगा। इसके बाद आपके पास आती है नेक्स्ट सब हेडिंग। तो सब हेडिंग आपके पास उसी तरीके से जैसे आप नॉर्मल लिखते हैं, पहला आपका कैपिटल होता है अल्फाबेट और बाकी आपके पास स्मॉल होते हैं। एक और आती है सब की भी सब हेडिंग, तो इसको आप कोई भी नाम दे दे, मैं इसको सब और डैश सब हेडिंग कहता हूँ, यानी सब की सब हेडिंग है। तो सब हेडिंग के अंडर भी एक और सब हेडिंग आती है। अब ये इसको एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका ये बोर्ड की कॉपी है या आपका ये रजिस्टर है, उसका ये पेज है। अब उस पेज में ज़ाहिर है मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ तो नहीं करूंगा बैठ के, आपके पास लाइंस ड्रॉ हुई है हॉरिजॉन्टली। ये आपके पास हेडर है और यहाँ पर फुटर होगा। आपने हेडर के ऊपर यहाँ पर जो भी लिखना होता है, डेट, टॉपिक, क्लास, उम्र वगैरह, वो आपने लिखा। इसके अलावा आपने एक लाइन ड्रॉ करनी होती है पेंसिल की मदद से अपने रजिस्टर के अंदर। वो आप लाइन ड्रॉ करते हैं अंदाजे से। अंदाजे से कितनी होनी चाहिए? तकरीबन 1 इंच, 1 से 1.5 या 2 इंच तक। 2 इंच तो बहुत ज्यादा हो जाता है, 1 इंच तक काफी है। ये आप अंदाजे से करते हैं, या आप कह लें 2.5 या 3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं आप। ये एक दफा आप मेजर कर लें और फिर अंदाजे से, क्योंकि बचपन से लाइंस ड्रॉ करते आ रहे हो आपको पता है। बोर्ड की कॉपी पे जब आप करेंगे तो आप दोनों तरफ लाइंस ड्रॉ करेंगे। रजिस्टर क्योंकि आपका अपना है, उसको आपने स्टेपल नहीं करना भी इससे, तो वहां पर आपको दोनों तरफ बेशक ना करें कोई मसला नहीं। लेकिन जब बोर्ड की कॉपी की बात होगी तो आपको दोनों तरफ लाइंस ड्रॉ करनी होती है।
यहाँ पर आपने लाइंस जो ड्रॉ करनी है वो पेंसिल की मदद से करनी है, क्योंकि बाद में इसको मिटाया जा सकता है। और अगर आप अपनी बोर्ड की कॉपी को देखें, उसके अंदर आप लाइंस ड्रॉ करें तो वेल एंड गुड, ना करें तो कोई हर्ज नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मार्कर्स, ब्लू मार्कर से लाइन ड्रॉ कर लें, लेकिन मैं कहता हूँ पेंसिल से ड्रॉ करें। और बिल्कुल बारीक पेंसिल होती है, पेंसिल के भी अपने नंबर्स होते हैं, तो आप कोई भी पेंसिल ले लें, आप हल्के हाथ से लाइन ड्रॉ करें, गाड़ के ना करें। इतने हल्के हाथ से कि सिर्फ आपको गौर करने पे नजर आए कि यहाँ पर लाइन ड्रॉ है, नॉर्मली रवानगी में देखने में आपको महसूस भी ना हो कि यहाँ पर लाइन ड्रॉ हुई भी है। लाइन ड्रॉ क्यों आपने अपने लिए करनी है? क्योंकि अब इसके बाद जो आप प्रेजेंटेशन फॉलो करेंगे उसमें ये लाइन गैप लाजमी होना चाहिए, वरना क्या होगा, आपका यहाँ पर रेफरेंस नंबर जितना भी होगा वो बीच में आंसर के आ रहा होगा। आगे बात कर रहे हैं, आपके पास अब फॉर एग्जांपल ये तो हेडर हो गया। अब यहाँ पर पहली लाइन आती है आपके रजिस्टर में, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ साथ साथ वैसे करते रहना है। पहली लाइन आती है, उसको छोड़ देना है। अब आपका जो दूसरी लाइन है उसमें क्वेश्चन लिखा जाता है। अगर फॉर एग्जांपल बोर्ड एग्जाम की बात करें, मैं बोर्ड के लिहाज से एक अलग से आपको लेक्चर दूंगा कि जब आपका बिल्कुल एंड ऑफ सेशन होगा कि बोर्ड की कॉपी को कैसे अटेम्प्ट करना है, वहां पर हम इसको डिटेल में सीखेंगे। अभी हम प्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं। तो आपने कोई भी क्वेश्चन आया, जा रहा है आप यहाँ पे टेस्ट दे रहे हैं, आप कुछ भी करेंगे उसमें क्वेश्चन लिखना पड़ता है। एग्जाम में आप क्वेश्चन पूरा नहीं उतारते, एग्जाम में आप रेफरेंस देते हैं कि कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर तो आप पूरा क्वेश्चन उतारने जा रहे हैं, ब्लैक पेन से लिखेंगे और जो भी क्वेश्चन है वो लिखेंगे। लेकिन अगर सिर्फ रेफरेंस दे रहे हैं तो आपने यहाँ पर ये जो सब सब हेडिंग वाला फॉर्मेट है, क्वेश्चन नंबर फॉर एग्जाम्पल 1 है, तो ये एक लाइन छोड़ के जो दूसरी लाइन थी वहां पर आपने अपने ब्लैक पेन से इस तरीके से ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 1 लिखा। ये लिखा आपने ब्लैक पेन से, और ये हेडिंग का स्टाइल है सब सब हेडिंग का, यानी सब हेडिंग के अंडर जो सब हेडिंग आती है उस स्टाइल का। भी हेडिंग कहीं पे भी एग्जिस्ट कर सकती है, लाजमी नहीं कि एक सीक्वेंस में हो, एक ऑर्डर में हो। आपके पास खुद आइडेंटिफाई करना पड़ता है ये हेडिंग की अहमियत क्या है, इस हेडिंग को किस कैटेगरी में आपने डालना है। अब आपका इसके बाद आता है आंसर। तो क्वेश्चन जहां पर आपने लिखा उसके नीचे वाली लाइन होगी तीसरी लाइन, वो आपने छोड़नी है। काउंटिंग तो मैं नहीं कर रहा। तो क्वेश्चन जहां पर आपने ये रेफरेंस दिया उसकी नीचे वाली लाइन छोड़ेंगे। उसके बाद जो लाइन आएगी, ये आपने एक लाइन छोड़ी, उसके बाद जो दूसरी और तीसरी लाइन है उसमें आपने आंसर की हेडिंग डाली। अब जो आपकी हेडिंग है, फॉर एग्जांपल आपके पास आया केमिस्ट्री की हेडिंग डालनी है, तो आपने यहाँ पर आंसर शॉर्ट नोटेशन, ये लाइन के अंदर काम हो रहा है। ये जितना भी आपने लाइन ड्रॉ किया उसके अंदर आप रेफरेंसेस दे रहे हैं कि यहाँ पर आपका आंसर स्टार्ट हो गया, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन का सीरियल नंबर ये है, लेकिन जो डिटेल्ड आंसर है वो लाइन के बाहर है। अब आपने यहाँ पर एक लाइन छोड़ी थी, दूसरी और तीसरी लाइन में आपने केमिस्ट्री का सी थोड़ा सा बड़ा लिखा। अब ये जो आपकी हेडिंग है ये इस हेडिंग के फॉर्मेट में आएगी, तो आपने केमिस्ट्री की जो हेडिंग है वो इस तरीके से डाल दी। एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ। अब हेडिंग को हम दूसरे कलर से, ब्लू से अगर हम लिख रहे हैं तो दूसरे कलर ब्लैक से अंडरलाइन करते हैं। ये मेरा फॉर्मेट है, आप चाहें तो इसके कलर चेंज कर लें, आप ब्लैक से लेकिन ब्लू से अंडरलाइन कर लें, लेकिन जो सिखा रहा हूँ कोशिश करें वैसे ही रखें। केमिस्ट्री आपकी हेडिंग है। अब आती है स्टेटमेंट इसकी। स्टेटमेंट लिखने का एक तरीका होता है कि जितनी जगह आपके पास अब मौजूद है, यहां से 1 इंच, वहां से 1 इंच छोड़ के, अब यहाँ जब आपने केमिस्ट्री लिखा, जाहिर है आपके पास एक लाइन यहाँ छोड़ी, दूसरी और तीसरी लाइन में आपने कैपिटल सी लिखा, और जो तीसरी लाइन है उसमें सारे अल्फाबेट्स बाकी के लिखे। ये साथ साथ करते भी जाएं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो आपने यहाँ पर ये पूरा हेडिंग इस तरीके से लिख लिया। अब आपने इसको अंडरलाइन किया, तो जो चौथी लाइन है, ठीक है, पहली लाइन क्वेश्चन के बाद वाली छोड़नी है एज इट इज, उसका कोई काम नहीं है। दूसरी और तीसरी लाइन में हेडिंग आ गई। जो चौथी लाइन अभी स्टार्ट हुई है उसके शुरू में ही आपके पास एक अंडरलाइन आ गई। अंडरलाइन आने के बाद वो वाली लाइन अब यूज हो गई है, उस लाइन पे आप कुछ नहीं लिखेंगे। तो आपकी चौथी लाइन के बाद जो पांचवी लाइन आएगी, आपने वहां पर अंदाजे से 1 या 1.5 इंच छोड़ा, और जितनी आपने लेफ्ट साइड पे स्पेसिंग छोड़ी है उतनी ही राइट साइड पे स्पेसिंग छोड़ के आपने यहाँ पर जगह छोड़ी, और इन्वर्टेड कॉमास में डेफिनेशन लिख दी। ये डेफिनेशन लिखने का स्टाइल है। डेफिनेशन हो, कोई लॉ की स्टेटमेंट हो, या कुछ भी हो, आप जिसको कोट कर रहे हैं, कोटेशन दे रहे हैं, आप जिसको इन्वर्टेड कॉमास में लिख रहे हैं, वो आपके पास यहाँ पर इस तरीके से सेंट्रलाइज होनी चाहिए। अब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बीच में करके सेंट्रलाइज करके लिख तो देते हैं, लेकिन एक लाइन में 2 से 3 वर्ड्स लिख रहे होते हैं। तो एग्जामिनर को बेवकूफ थोड़ी है कि यहाँ पर इतनी सारी जगह, यहाँ पर इतनी सारी जगह आपने छोड़ दी।
तो अब वो आपको बोले कि हाँ आपने बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन से काम किया। आपको यहाँ पर जितनी जगह दोनों तरफ छोड़िए, मैक्सिमम 1 या 1.5 इंच छोड़ना है, इससे ज्यादा नहीं छोड़ना। अच्छा, अब आपकी ये जो हेडिंग है आपने ब्लू से तो डाल दी, अंडरलाइन आपने ब्लैक से कर दिया। जो स्टेटमेंट आप लिख रहे हैं जाहिर है आप ब्लू कलर से लिखेंगे। अब ये ब्लू इंक पेन इस्तेमाल हो रहा है आपका यहाँ पर। अभी तो आप इस वक्त स्टेटमेंट नहीं लिखे, आप डॉट डॉट डाल के लिखते हैं, अभी आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। तो जो आपकी स्टेटमेंट है वो सेंट्रलाइज करके इन्वर्टेड कॉमास भी वही कलर होगा, ब्लू कलर ही, कोई डिफरेंट कलर नहीं होगा। आपने कलर्स वही यूज रखने, बार बार चेंज नहीं करने। अच्छा, अब अगर आपने स्टेटमेंट लिख ली, अब वो 3-4 लाइनों में आए या 10-15 लाइनों में आए, इतनी तो खैर स्टेटमेंट नहीं होती, लेकिन आपके पास स्टेटमेंट खत्म हो गई। अब उस स्टेटमेंट के बाद एक लाइन आपने छोड़ी, वो आपके पास इजाफी हम स्पेसिंग देते हैं क्योंकि छोड़ना होता है, वरना बहुत स्पेस और गंदा काम रहेगा। फिर आते हैं मेन हेडिंग की तरफ। मेन हेडिंग आपकी क्या है? फॉर एग्जांपल आपसे बोला ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री बताएं, तो आपने एक लाइन यहां पर छोड़ी, दूसरी लाइन वो भी छोड़ी, एक लाइन स्टेटमेंट के बाद दूसरी लाइन भी छोड़ी, तीसरी और चौथी लाइन पे आपने ब्रांचेस, जिस तरीके से आपको सिस्टम बताया है, ब्रांचेस ऑफ, अब मेरे पास जगह नहीं है फॉर एग्जांपल, आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, लेकिन अगर इन केस कोई आपके पास ऐसी हेडिंग आ जाए जो 2 लाइनों पे जा रही है, तो आप कोशिश करते हैं कि उस हेडिंग को सेंट्रलाइज कर लें। अब हेडिंग को सेंट्रलाइज करने का तरीका क्या है? अगर मेरे पास ये 2 लाइनों पे जा रही होगी कोई भी हेडिंग हो, तो आप उसी तरीके से इसको लिखेंगे और थोड़ा सा आप अपनी स्पेसेस छोड़ेंगे। तो ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, इस तरीके से आपने अपने सेंट्रलाइज कर लिया हेडिंग को। अगर आपकी 2 लाइंस पे हेडिंग जा रही है, एक लाइन पे नहीं आ रही, और जो आपने अभी यहाँ पर एक लाइन तो छोड़नी थी, वैसी दूसरी लाइन जो छोड़ी है वो इसलिए छोड़ी है क्योंकि आपने यहाँ पर डबल अंडरलाइन और ओवरलाइन करना है। एक आप, मैं वैसे एक करवाता हूँ, कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि हमें डबल अच्छी लगती है, तो आपके ऊपर है। आप इसको अगर नफासत से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल, जो कि आगे चल के मैं कहूंगा इतनी प्रैक्टिस करें कि स्केल की भी जरूरत ना पड़े। इस वक्त मुझे स्केल की जरूरत नहीं पड़ती प्रॉपर लाइन ड्रॉ करने में, हल्की सी आड़ी टेढ़ी चलती है, इतना कोई आपके इसके मार्क्स नहीं है। ये प्रेजेंटेशन है, इसको कोई मार्क्स नहीं है, आपको यहाँ पर अपने काम को सफाई सुथराई के साथ, नफासत के साथ प्रेजेंट करना है। तो जाहिर है आपको यहाँ पर सिंगल लाइन करें वो हाथ से हो जाती है, डबल लाइन करेंगे तो आपको स्केल इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो मैं कहता हूँ अवॉइड करें। तो बेहतर है कि सिंगल आप अंडरलाइन और ओवरलाइन करें, अदरवाइज आपको पसंद है आप अपने लिहाज से डबल भी कर सकते हैं। तो अब आपके पास यहाँ पर ये मेन हेडिंग आ गई। मेन हेडिंग का और हेडिंग में डिफरेंस क्या है? आपका डिफरेंट कलर इस्तेमाल होता है। पहली बात, आप सेम भी कर सकते हैं चाहे तो, कोई मसला नहीं है, लेकिन बेहतर है डिफरेंट कलर इस्तेमाल करें। लिखने का तरीका आपको रिप्रेजेंट करेगा कि मेन हेडिंग क्या है और सिंपल हेडिंग क्या है। सिंपल हेडिंग में आपके पास अंडरलाइन और ओवरलाइन नहीं हो रहा, सिर्फ एक अंडरलाइन हो रहा है। मेन हेडिंग में आप अंडरलाइन भी कर रहे हैं, ओवरलाइनिंग भी कर रहे हैं। आप अपने यहाँ पर इसको कैपिटल में लिख रहे हैं, मेन हेडिंग को भी कैपिटल में लिख रहे हैं। दोनों में फर्क क्या है? कलर कॉम्बिनेशन। वहां पर अगर ब्लू इस्तेमाल किया है कलर फॉर हेडिंग, तो आप मेन हेडिंग में आप ब्लैक इस्तेमाल कर लें, क्योंकि ब्लैक इज अ प्रोमिनेंट कलर। और आपका पूरा पेपर जब ब्लू से भरा हुआ होगा तो ब्लैक आपको वैसे ही इजाफी प्रोमिनेंट होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए हम अपना मेन हेडिंग का कलर ब्लैक रखते हैं और अंडरलाइन ओवरलाइन इसलिए करते हैं ताकि एम्फसाइज हो जाए कि आपके पास ये मेन हेडिंग है। तो आपने अब तक अगर अब आपने इसको इसी तरीके से लिखा हो तो स्टेटमेंट के बाद एक लाइन छोड़ी, दूसरी लाइन छोड़ी, तीसरी और चौथी लाइन पे आपने ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री जो कि मेन हेडिंग थी इसी तरीके से हेडिंग डाली। अगर एक लाइन में आ रहा है तो एक ही लाइन में, 2 लाइनों में आ रहा है तो आपके टोटल 4 लाइन अब इस्तेमाल हुई होंगी। 2 लाइनों में ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन अगली 2 लाइनों में। तो आपने अब जब इसके बाद अंडरलाइन और ओवरलाइन किया तो स्टेटमेंट के बाद आपको एक ही लाइन नजर आएगी जो कि इजाफी आपने छोड़ी है, दूसरी वाली लाइन आप इस्तेमाल कर चुके हैं। इसी तरीके से जो आपके यहाँ पर हेडिंग खत्म हो रही है उसके नीचे वाली लाइन है, अंडरलाइनिंग करने की वजह से वो लाइन भी आपकी इस्तेमाल हो चुकी होगी। तो जब भी आप मेन हेडिंग लिखेंगे उसके बाद आप 2 लाइनें छोड़ेंगे। 2 लाइनें क्यों? एक आपकी ये लाइन इसने ऑक्यूपाई कर लिया, दूसरी आप इजाफी छोड़ेंगे, वो लाइन स्पेसिंग में आएगा, और अब जाके आपकी सब हेडिंग आएगी। सब हेडिंग का तरीका होता है, फॉर एग्जांपल आपकी एक सब हेडिंग आ गई, लेट सपोज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आपने हेडिंग डाल दी है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की हेडिंग डालने के लिए आपने क्या किया? जो मेन हेडिंग थी उसके बाद आपने एक लाइन में अंडरलाइनिंग की, उसके बाद एक और लाइन छोड़ी,
तो ये 2 लाइनें छोड़ चुके हैं। तीसरी लाइन में आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लिखना है। सब हेडिंग लिखने का तरीका होता है, आप एक ही लाइन के अंदर ये पूरी हेडिंग लिखते हैं, आप 2 लाइनें इस्तेमाल नहीं करते। 2 लाइनें सिर्फ कहाँ इस्तेमाल करेंगे? हेडिंग और मेन हेडिंग में। जो सब हेडिंग है वो एक लाइन में ही इस्तेमाल होगी। अगर आपका दिल चाहे तो ये तो आपने ब्लू मार्कर से लिखा, अभी तक हम मार्कर से काम कर रहे हैं। यहां पर सब हेडिंग के अंदर हम अंडरलाइन कर देते हैं ब्लैक पेन से। ब्लैक पेन से करनी है, ब्लैक मार्कर से नहीं करना। आपको ब्लैक पेन इस्तेमाल करना है फॉर अंडरलाइनिंग। तो आप क्या करेंगे, एक लाइन में आपने सब हेडिंग लिखी और उसके अंडरलाइनिंग आपने कर दी ब्लैक पेन से। अब यहाँ पर मैं स्टूडेंट्स को कहता हूं कि आप अपने पास कट मार्कर इस्तेमाल करें। कट मार्कर्स क्यों? क्योंकि एक तो वो आपके पास इंक इतनी फैलाते नहीं है। कुछ मार्कर्स आपके हैं जो कट नहीं है, वो थोड़ा ज्यादा यूज करने के बाद इंक फैलाते हैं, मोटी टिप हो जाती है। कट मार्कर आप इस्तेमाल करें। तो कट मार्कर को जब आप उल्टा करेंगे तो आपके पास वो साइड पतली लिखना शुरू हो जाएगी। आप क्या करें, कट मार्कर इस्तेमाल करें। तो जब आप इसको अंडरलाइन करेंगे तो मार्कर आप ब्लैक ही इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब आपने उसको उल्टा कर दिया तो वो बिल्कुल ऐसा टच दे रहा है कि वो आपके पास ब्लैक पेन या पॉइंटर का आपकी फील आ रही होगी। पॉइंटर से भी कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कोशिश करनी है कि अंडरलाइनिंग उसी सूरत में करें जब आपके पास एक और सब की सब हेडिंग आ रही हो। अगर कोई हेडिंग नहीं है इसके बाद, जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर कोई हेडिंग नहीं, तो आपको जरूरत भी नहीं है इसको अंडरलाइन करने की। ये क्यों मैं बता रहा हूँ कि करना है, वजह उसकी है कि आपके पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े, तो जो आपके लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है वो फॉर एग्जांपल यही आपका पेज है, इसी तरीके से आपने काम किया। अब जो आपके पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है, छोटा पेज बना दिया मैंने। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट आपके थे मेन हेडिंग। अच्छा, यहां तक अगर आपने लिख लिया, ज़ाहिर ये एक पेज का काम है। इसमें आपने वही स्टेटमेंट लिखने का तरीका आपका सेम ही है। ब्लू आपने पेन से आपने सेंट्रलाइज किया, हेडिंग डाली, अंडरलाइन इसमें तो जरूरत नहीं है, लेकिन कर रहे हैं तो कर दें। वो वाली लाइन आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके नीचे वाली लाइन आपने छोड़नी है। सब हेडिंग जहां पर डालेंगे एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन पे आपने स्टेटमेंट लिखनी। अगर आप अंडरलाइन कर देंगे तो फिर 2 लाइनें छोड़नी पड़ेंगी। ये बात समझ आ रही है? जब भी आप अंडरलाइन करें तो उसमें आपने वो लाइन यूज कर ली, तो आपने यहां पर अगर अंडरलाइनिंग नहीं की तो एक लाइन छोड़ के आपने स्टेटमेंट लिखी, और अगर अंडरलाइनिंग कर ली है तो आप 2 लाइनें छोड़ के स्टेटमेंट लिखेंगे। वही तरीका है और इसी पैटर्न को आपने फॉलो करना है। अब मैं आ रहा हूं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट की एग्जांपल के साथ। अब आपके पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट मेन हेडिंग है, तो नया पेज है आपका, उसको साथ साथ लिखें नए पेज पे। आपके जो हेडर है उसके नीचे जो लाइन पहली होती है वो ज़ाहिर है आप छोड़ेंगे। आपने दूसरी लाइन भी छोड़नी है क्योंकि अब आप मेन हेडिंग डाल रहे हैं। आपने तीसरी और चौथी लाइन में लिखा लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, तो आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट हेडिंग डाली। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की मेन हेडिंग है, ज़ाहिर है ब्लैक से आपने डाली है। आपने ऊपर 2 लाइनें छोड़ी थी, तो एक लाइन तो आपकी डबल अंडरलाइन और डबल ओवरलाइन में इस्तेमाल हो जाएगी। एक लाइन आपकी लाइन स्पेसिंग के जुमरे में छोड़ दी आपने। तो अब आपके पास यहाँ पर जो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट था, मेन हेडिंग आ गई। मैंने फॉर एग्जांपल पहला आपको लॉ करवाया था। अब जब आपने यहाँ अंडरलाइनिंग कर दी है तो वो लाइन आपकी इस्तेमाल हो गई। अब उस लाइन के बाद एक लाइन आपने छोड़ दी है। उस एक लाइन के छोड़ने के बाद जो दूसरी और तीसरी लाइन आएगी उसके अंदर आपने फॉर एग्जांपल मैंने करवाया था 0 पावर का, तो 0 पावर आपके पास ये हेडिंग हो गई। ये आपकी हेडिंग थी। तो आपने, अच्छा मैंने ये ब्लू से लिखना था तो मैंने ब्लैक से लिख दिया। आपने कलर का ख्याल रखना है। तो आपकी 0 पावर ये हेडिंग है और इसको आपने अंडरलाइन करना है ब्लैक मार्कर से। ये जो मैं साथ साथ बता रहा हूँ, ब्लू मार्कर से, ब्लैक मार्कर से, पेन से, वो आपने साथ साथ अभी नोट भी करना है। तो अब आपके पास यहाँ पर स्टेटमेंट आएगी। आपने जहां अंडरलाइन की वो लाइन छोड़ के उसके बाद एक और लाइन आपने जाती छोड़ दी है, और फिर आपने यहाँ पर स्टेटमेंट देनी है दोनों तरफ इक्वल स्पेसिंग के साथ। और आपने स्टेटमेंट लिखने के बाद अब यहाँ पर जब स्टेटमेंट लिखी तो मैंने आपको करवाया था उसका लॉ। तो जो लॉ था फॉर एग्जांपल किसी भी वैल्यू की पावर 0 होगी तो उसका आंसर 1 आएगा, वो चाहे कोई भी नंबर या वेरिएबल हो। आपने लॉ लिखा। इसके बाद थी एग्जाम्पल की हेडिंग।
तो जो मैंने यहाँ लिखा था सब की सब हेडिंग आती है। अब यहाँ पर सब हेडिंग कहीं नहीं है, लेकिन आपके पास जो एग्जाम्पल है इट इज द टाइप ऑफ, इट इज इन द कैटेगरी ऑफ सब की सब हेडिंग। तो सब हेडिंग जिसको नया नाम दे रहे हैं हम। तो एग्जाम्पल यानी कि फॉर एग्जाम्पल, डेफिनेशन, स्टेटमेंट, ये सारी चीजें आपकी आती हैं सबकी सब हेडिंग में। तो वो आपने किससे, ब्लैक पेन से डालनी होती है। ब्लैक पेन को अंडरलाइन नहीं करते हैं। तो ये जो आपकी फॉर एग्जाम्पल जैसी स्टेटमेंट्स हो गई, ये आपकी सब हेडिंग कहलाती हैं। जब आप कोई भी लॉ आगे पढ़ेंगे लिखेंगे तो उसमें आप इजाफी हेडिंग डालते हैं स्टेटमेंट की, आप जो है किसी का रेफरेंस डाल देते हैं, बाय यूजिंग फॉर्मूला लिख देते हैं। ये सारी सब की सब हेडिंग होती है। तो वो सारी लिखने का तरीका है, ब्लैक पेन से आपने लिखना है उनको। और फिर आपकी जो एग्जाम्पल थी वो जिस तरीके से काम आपको करवाया उसी तरीके से आपको करना था। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा 0 की पावर 0 1 के बराबर होता है, आपने अपनी एज लिख दी जो भी आपकी है, उसकी पावर 0 1 के बराबर होता है, जो भी है तरीकेकार आपको मैंने जो समझाया वो 4 हेडिंग सिस्टम आज की क्लास में हमने सीखा है कि आपके पास 4 हेडिंग है। एक सबसे पहले मेन हेडिंग। अब ये हेडिंग सिस्टम आपका कहीं पे भी किसी भी तरीके से आ सकता है। कुछ जगहों पर सब हेडिंग नहीं होती, सिर्फ मेन हेडिंग और हेडिंग होती है। कुछ जगहों पर मेन हेडिंग नहीं होती, सिर्फ हेडिंग और सब हेडिंग होती है। तो आपके पास यहाँ पर जो सबसे पहला था हेडिंग, हेडिंग का करने का तरीका क्या है, ब्लू मार्कर से आपने हेडिंग को लिखा। 2 लाइनों में फर्स्ट इनिशियल लेटर कैपिटल, और बाकी एक लाइन में जितने भी आपके लेटर्स हैं, जितने भी अल्फाबेट्स हैं, वो कैपिटल में ही लिखे। मेन हेडिंग लिखने का तरीका, अब यहाँ पर हम हेडिंग और मेन हेडिंग में दोनों में डिफरेंट कलर इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ पर ब्लैक करवाता हूँ मेन हेडिंग और हेडिंग को ब्लू से। तो जो भी कलर की हेडिंग आप डालेंगे उसके अपोजिट कलर का अंडरलाइन या ओवरलाइन करेंगे। मेन हेडिंग का तरीका ये हो गया, ब्लैक मार्कर से और ब्लू मार्कर से अंडरलाइन ओवरलाइन। इसी तरीके से आपके पास सब हेडिंग ब्लू मार्कर से होगी, और ब्लू मार्कर के नीचे अगर सबकी सब हेडिंग है तो आप वहां पर अंडरलाइन कर सकते हैं ब्लैक पेन से, अदरवाइज उसको अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल वगैरह जो भी है सबकी सब हेडिंग, वो आपने ब्लैक पेन से करनी है। तो ये आपकी 4 हेडिंग सिस्टम था जो आज क्लास में हमने सीखा है। अच्छा, लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रेजेंटेशन से रिलेटेड पूरा डिटेल में पढ़ लिया था कि हेडिंग सिस्टम क्या होना चाहिए। अब हेडिंग सिस्टम मैंने आपको जो क्लास में यहाँ पर बोर्ड वर्क करके बताया था, आपने अपने रजिस्टर के आखिर के 10 पेजेस छोड़े होंगे, जिसमें आपके 2-3 पेजेस पे कल का क्लास वाला काम हो गया होगा। अब आपने उन पेजेस पे काम क्या करना है, क्योंकि मैंने कहा था 6 पेजेस आपके तकरीबन 3-4 पेज यूज होते हैं। आपने 10 पेजेस जो छोड़े हैं, वजह उसकी ये थी कि आपको जिस पैटर्न में इंग्लिश में मैंने समझाया उसी पैटर्न में उर्दू के ऊपर भी काम करना है। अब जो हेडिंग सिस्टम है वो तो एक ही है, जो आपके क्लास में मैंने समझाया है चीजें, वो आप इंग्लिश के लिए भी सेम वो यूज करेंगे, उर्दू के लिए भी सेम वो यूज करेंगे। कोई डिफरेंस नहीं है, हेडिंग सिस्टम आपके हर जगह ऑलमोस्ट सेम ही होती है। अब कोई फॉर एग्जांपल आपके पास सवाल है, आप उर्दू का इटसेल्फ कोई पेपर आप हल कर रहे हैं जिसमें आपकी मेन हेडिंग है, तो जो पैटर्न था आपको ब्लू और ब्लैक मार्कर किस तरह इस्तेमाल करना है, वो सारी चीजें आपको उसी तरीके से इस्तेमाल करनी है। आज की क्लास के अंदर, क्योंकि लास्ट क्लास हमने काफी डिटेल में ये सारा कुछ सीख लिया, आज की क्लास में हम सीखेंगे कि टिप्स थोड़ी सी डिस्कस कर लेंगे, और मेन फोकस होगा कि क्यों प्रेजेंटेशन जरूरी है। तो पहले भी मैं बता चुका हूं कि आपके पास एक 80-20 प्रिंसिपल होता है, इसको बहुत ज्यादा अलग जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। तो 80-20 प्रिंसिपल के मुताबिक आपकी प्रेजेंटेशन 20% मार्क्स रखती है इटसेल्फ पेपर के। नजर नहीं आते, बताए भी नहीं होते कि इस चीज के अपने मार्क्स हैं। पेपर आपके पास आएगा, 5 नंबर का सवाल है, तो ये नहीं बताया जाएगा इसमें 1 नंबर आपके पास प्रेजेंटेशन का है। आपके पास 80%, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स अपने लिहाज से इसको ब्रेक डाउन करते हैं मार्क्स को, तो प्रेजेंटेशन के मार्क्स 20% हम यहाँ पर तो रखते हैं। तो आपका अगर 5 नंबर का सवाल है, हम 1 नंबर तक उसमें रखेंगे मार्जिन के, वो प्रेजेंटेशन हम काट लेंगे। प्रेजेंटेशन में क्या क्या आता है, आपकी राइटिंग, आपका प्रॉपर यूज ऑफ पेन एंड मार्कर्स, इसके अलावा आपने रिमूवर या वाइटो तो इस्तेमाल नहीं किया। एक चीज अपने जहन में अच्छे से बिठा लें कि रिमूवर और वाइटो इस्तेमाल करना सख्ती से मना है आपके लिए। क्यों? क्योंकि जब आप रिमूवर इस्तेमाल करते हैं तो आपने रिमूव करके जो लिखना है इटसेल्फ पॉइंटर से लिखना है, वहां पर इंक पेन वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है। नंबर 2, जब आप रिमूवर से मिटाते हैं तो पीछे वाला पेज भी अफेक्ट होता है। इसके अलावा आप बोर्ड की जब कॉपी में काम करेंगे, बोर्ड की कॉपी इतनी कोई अच्छी क्वालिटी की नहीं होती, तो बोर्ड की कॉपी में जब आप रिमूवर इस्तेमाल करेंगे
तो आपका पीछे वाला पेज मिटेगा। अब क्योंकि आप इस चीज का ख्याल नहीं रखते बोर्ड के पेपर के बाद, क्योंकि 3 घंटे का आपके पास जंग चल रही है उस टाइम पे, तो आपने उस 3 घंटे में बैठ के इंतजार नहीं करना 1-2 मिनट का कि आपका रिमूवर की इंक सूखेगी तो आप अगले पेज पे काम करेंगे। आप क्या करते हैं, फौरन से मिटाते हैं और उसी के ऊपर लिख देते हैं। नुकसान क्या होता है, पीछे वाले पेज पे वो जो आपने लिखा है वो छप जाता है, और जो इंक है जाहिर है वो पीछे भी फैलेगी, पीछे वाला पेज भी अफेक्ट होगा। अब बोर्ड की कॉपीज आपकी महीनों बाद जाके भी चेक होती हैं, ऐसा तो नहीं है आज आपने पेपर दिया कल चेक हो जाएगी, हो सकता है हफ्तों महीनों बाद जाके चेक हो। और जहां पर वो एक गोदाम के अंदर अगर रखेंगे कॉपीज को, जाहिर है एक स्टोरेज एरिया में रखना है, ऐसा तो नहीं है कि उठा के बस कहीं पे फेंक दिया। तो जहां पर भी रखेंगे तो वहां पर अगर आपके पास टेम्परेचर ज्यादा हुआ नॉर्मल रूम टेम्परेचर से, जाहिर है कमरा बंद है, घुटन भी हो सकती है अगर वहां पे कोई इंसान जाए, उस जगह पे टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से जो इंक है वो फैल सकती है। आपकी कॉपीज बिल्कुल पैक होके रखी हुई होती हैं, तो आपकी कॉपी जो रखी जाएगी, जाहिर है आपने बंद की हुई है, आपने तो एक पेज पे रिमूवर किया, वो भी एक साइड पे, पीछे भी छपा, उसके ऊपर जो इस साइड वाला पेज था उस पर भी उसकी इंक फैली, और उसके नीचे वाली जगह पर भी इंक फैली, क्योंकि कॉपी बहुत चिपकी हुई है एक साथ, आपके पेज बहुत क्लोज है। तो उससे नुकसान क्या हुआ, जब आपका चेकर एग्जामिनर आपकी कॉपी खोलेगा, आपने तो एक पेज पे रिमूवर इस्तेमाल किया था, लेकिन उस इंक के फैलने की वजह से आपके 4-5 या 2-3 शीट्स अफेक्ट हो गई। अब आप तो लिख के आ गए थे बड़े हंसी खुशी खेलते हुए कि बाहर आप आए पूरा पेपर कर लिया, जब एग्जामिनर ने आपका पेज खोला तो पता चला वहां पे सारी चीजें मिटी हुई है। अब वो मार्क्स आपको किस बेसिस पे देंगे। नंबर 1, रिमूवर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। सेम विद वाइटो, वाइटो इस्तेमाल आप करते ही बॉल पॉइंट्स या ब्लैक कलर के ऊपर है, ब्लैक पेन के ऊपर है। तो आपका ब्लैक पेन जब है ही इतना सा और आपको जरूरत ही नहीं है उसके ऊपर, आप कट कर सकते हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं गलती हो गई तो क्या करें। नंबर 1, जब आपने पूरा साल तैयारी की, आपने पूरा सेशन मेहनत की, आपने पूरा साल जो भी टॉपिक्स आपको एक किताब दी उसको पढ़ा, और फिर आपके एग्जामिनर ने आपसे कहा कि आपने चले तैयारी कर दी, अब आपको असेस करना, चेक करने के लिए मैं 3 घंटे देता हूँ, मैं सिलेबस में से आपको कुछ चीजें निकाल के देता हूँ, मैं आपको चेक करना चाहता हूँ कि आप इतने काबिल हैं भी या नहीं, उस 3 घंटे में आप प्रूव करें। तो आप ये प्रूव करने जा रहे हैं उस 3 घंटे के अंदर कि आप काबिल तो हैं लेकिन गलतियां भी कर लेते हैं। अगर एक क्रिकेटर, अभी क्योंकि क्रिकेट का सीजन भी चल रहा है, तो क्रिकेटर अगर फॉर एग्जाम्पल प्रैक्टिस करता रहे पूरे दिन मैदान के अंदर, और जब फाइनल मैच वाला डे हो उसमें वो पहली बॉल में आउट हो जाए, तो आपने तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस की थी लेकिन आप पहली बॉल पे आउट हो गए। तो आपने जब मेहनत की है पूरा साल तो वो नजर भी तो आए उस 3 घंटे के अंदर। जब आप बैठे हुए हैं तो 3 घंटे के अंदर जितना भी काम आप करेंगे वो प्रॉपर तरीके से विदाउट एनी एरर भी होना चाहिए, है भी या नहीं, ये आपका पेपर आपको डिफाइन करेगा। और जब आप बोर्ड का पेपर देंगे तो इट मीन्स के आप जो कॉपी दे रहे हैं दैट इज योर फाइनल प्रोडक्ट। आपकी कॉपी से आपको असेस किया जाएगा, आपको जज किया जाएगा। एग्जामिनर आपको नहीं जानता, एग्जामिनर आपकी कॉपी की बेसिस पे आइडेंटिफाई करेगा कि आइदर यू आर अ गुड स्टूडेंट और अ एवरेज स्टूडेंट। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो फिर आपको वो एवरेज मार्क्स देगा, अगर आप पुअर स्टूडेंट हैं तो आपको पुअर मार्क्स देगा। तो आपकी कॉपी आपका प्रोडक्ट है, जैसे रिप्रेजेंट करेंगे वैसे ही आपको मार्क्स मिलेंगे। आपको पूरा साल दिया तैयारी करने के लिए, आपने अगर इस 20% पे मेहनत नहीं की तो जितनी भी 80% जो मटेरियल के मार्क्स से आप पूरी मेहनत डाल दें, उसमें पूरा एफर्ट कर लें, लेकिन वो सारी मेहनत जाया होगी। अगर मेरे पास एक सवाल मैं आपको दूं 5 नंबर का है और उसके अंदर आपको 4-5 लाइनें का आंसर देना है, आपको 4-5 लाइन्स में जो टू द पॉइंट आंसर देना है आप घुमा फिरा के मुझे दे रहे हैं, तो फिर मैं उस आंसर को चेक ही नहीं करूंगा। और मजीद बात, आपको चले उसके मार्क्स थे, आपके 4 नंबर आराम से आते अगर बिल्कुल अच्छा लिखा होता, लेकिन आपकी राइटिंग ही इतनी गंदी कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा आपने लिखा क्या। आपने कोई वर्ड लिखा तो उसको इस तरीके से लिख दिया, अब इसको मैं क्या पढ़ूंगा। आपने फेड लिखना चाहा है, फील लिखना चाहा है, क्या लिखना चाहा है। आप लिखना चाह रहे हैं कि आपके पास नाव है, नाव के आगे आपने अ डेज लिखना था, अब आप इस तरीके से नाउ अ डेज लिखना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से अगर मुझे लिख के देंगे तो इसको क्या पढ़ूंगा। ऑल दो आपकी राइटिंग साफ सुथरी है लेकिन आपकी स्पेसिंग प्रॉपर नहीं है, या राइटिंग आपकी गंदी है, आप उसको जो लिख रहे हैं वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा पढ़ने में, तो मैं आपको मार्क्स कैसे दूं। अगर मैं आपको कोई किताब दूं और उसके अंदर राइटिंग आपको समझ ही ना आए, आप पढ़ ही नहीं सकते, तो उसी तरह आपकी कॉपी है। जब आप अपनी राइटिंग के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे तो जब एग्जामिनर के पास आपको पेपर आएगा, वो आपके पेज खोल के पढ़ना चाहेगा, उसको दिल चाह रहा है कि वो पढ़े कि आपने लिखा क्या है आखिर,
लेकिन आपकी राइटिंग ही इतनी गंदी, उसको समझ ही नहीं आ रहा, वो क्या करेगा? फिर जो समझ आएगा उस लिहाज से मार्क्स दे देंगे। तो प्रेजेंटेशन पे आपका 20% पूरा का पूरा अफेक्ट करता है। अगर 5 नंबर का सवाल है, आपने बहुत अच्छा लिखा, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, आपको 5 में से 5 नंबर मिल जाएंगे अगर 80% आपने काम किया। अगर आपने 60% भी काम किया हुआ फॉर एग्जाम्पल, तो आपके 5 में से 4.5 नंबर आ जाएंगे। छोटी मोटी गलती एग्जामिनर वैसे ही आपकी निगलेक्ट कर देंगे, हो सकता है 5 में से 5 नंबर ही दे दे, क्योंकि आपने काम इतना नफासत से, इतना साफ सुथरे तरीके से किया। आपका जो पेपर है आप खुद डिफाइन करेंगे, चेकर उसमें कितने मार्क्स दे। आप चेकर वो खुद बताएंगे कि कौन सी चीज कहाँ लिखी है, किस तरीके से लिखी है, कितने लेंथ में लिखी है, वो सब आप खुद प्रॉपर प्रेजेंटेशन के मुताबिक उसको बताएंगे, तो आपको मार्क्स भी उस लिहाज से देंगे। लेकिन अगर एग्जामिनर को खुद तलाश करना पड़ेगा, तो फिर आपके नंबर जहां जहां उसको गलती नजर आएगी वहां काट देंगे। अब अगर मुझे खुद तलाश करके कोई काम करना पड़े, तो फिर मैं उसको अपने लिहाज से करूंगा। लेकिन अगर आप मुझे बिल्कुल साफ सुथरा काम करके देंगे, आप प्लेट में हलवा रख के पेश कर देंगे, तो फिर मैं मजे से उसको इस्तेमाल भी करूंगा, खाऊंगा भी। और आपके पास जो भी काम है वो सारा आपका काम डिफाइन करेगा कि कितने मार्क्स आप चाहते हैं कि मैं आपको दूं। ये एक साइकोलॉजी है, एग्जामिनर की नेचर है। वो समझते हुए आपने अपनी प्रेजेंटेशन अगर अच्छी है, राइटिंग अच्छी है, आपके हेडिंग वगैरह प्रॉपर है, साफ सुथरे तरीके से काम किया हुआ है, सब कुछ ए टू जेड बिल्कुल प्रॉपर है, तो फिर मैं मार्क्स अगर 0.5 या 1 मार्क कट भी रहे होंगे, मैं आपको वैसे ही दे दूंगा कि आपने इतना अच्छा काम किया, बाकी बच्चों ने तो इस तरह का काम सोचा भी नहीं था करने के लिए। जब इतना अच्छा काम करके देंगे तो ही आपको मार्क्स भी अच्छे खासे मिल जाएंगे। जी बेटा, क्या पूछना है? तो स्पेलिंग मिस्टेक क्यों करनी है? मिस्टेक ही क्यों करनी है? जब पेपर आप पूरे साल पढ़ रहे हैं तो मिस्टेक करके क्यों पेपर देना है? पेपर का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया कि अगर मिस्टेक करनी है आपने तो। मिस्टेक जो करनी है वो यहाँ पर करनी है, यहाँ जो टेस्ट लेना है उसमें मिस्टेक्स करें, नंबर कटवाएं, कोई मसला नहीं है। बोर्ड पे आप जब जा रहे हैं बोर्ड का पेपर देने, वहां पर क्या आप गलतियां करने के रिस्क ले सकते हैं? एक इंसान है जो कि गलतियां करके आ जाए गंदी राइटिंग के साथ, कि चले गंदी राइटिंग में पता नहीं चलेगा, तो गंदी राइटिंग में साथ अगर उस चेकर को पता भी ना चला, 100 में से उसने 60 नंबर दे दिए, बजाय उसके कि वो अगर प्रॉपर राइटिंग करता और जितनी गलतियां उसने की उसमें अगर 10-20 नंबर भी कटने थे, उसके 80 नंबर आ गए, तो 60 से तो 80 बहुत ही बेहतर है। गलतियां करनी भी हैं तो साफ सुथरे तरीके से तो करें। अगर आपने पूरे साल पढ़ा है तो फिर आपको गलती करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो यहां तक हमें क्लियर हो गया कि हमारे पास प्रेजेंटेशन की अहमियत क्या है। दोबारा बता रहा हूं, अगर आपके पास किसी भी सवाल के नंबर आ रहे होंगे, बेशक आपका मटेरियल 80% के बजाय 60, 50, 40% आपने तैयारी की, आपने इतना अच्छा नहीं लिखा जितना अच्छा लिखना चाहिए था, या जितना आप लिख सकते थे उतना अच्छा आप लिख के नहीं आए, लेकिन आपने इस पे अपना पूरा 100% दिया, ये 20% में आपने कमी नहीं छोड़ी, तो वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो जाता है। आपने 40% मेहनत की, उसमें मटेरियल में 40% आपने लिख दिया, तो वो 40%, 60-70% तक चले जाता है। एग्जामिनर इतना आपको रिलैक्सेशन दे देता है। लेकिन 80% पूरा लिख दें, लेकिन ये 0% हो, आप पूरा बेहतरीन तरीके से मुझे आंसर रटा हुआ लिख दें और इतना बेहतरीन लिखें कि उसमें कोई गलती ना हो, लेकिन मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा, तो मैं आपको कहां से मार्क्स दूं? या आप इतना अच्छा लिखें और हर 2 वर्ड्स के बाद एक वर्ड काट दें, और इतनी कटिंग करें कि आपके आंसर में कम लाइनें ज्यादा हो, तो फिर जब लाइनें ही मुझे पढ़नी है तो मैं क्यों पढ़ूंगा? आपका जो आंसर कटिंग के बगैर 3-4 लाइनों में आ सकता था, वो अब पूरे पेज पे जा रहा है, और मुझे तलाश करना पड़ रहा है जो आपने लिखना था, जो 80% बहुत अच्छा दिया आपने, इतना अच्छा कि आपसे अच्छा किसी और ने नहीं लिखा, लेकिन लिखने का तरीका ही नहीं आता आपको। इसी छोटी सी मिसाल देते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स और जो बाहर के ठेले वाले हैं, उनमें फर्क क्या है? सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। हो सकता है आप कहीं सूप पीने जा रहे हैं, अभी सर्दियां आएंगी तो सूप आप पियेंगे, तो एक आप रेस्टोरेंट में जाके सूप पी लें 1 बाउल, और वही आप बाउल सूप का किसी ठेले वाले से पी लें, एक तो प्राइस भी कम, ठेले वाला कम पैसों में दे देगा, रेस्टोरेंट में पैसे उसके ज्यादा, क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ वो आके अपनी जगह पर बिठाएंगे, आपके सामने वो चीजें सर्व करेंगे, एक प्रॉपर बंदा आके आपको चीजें साफ सुथरी प्लेट वगैरह में रख के देगा। लेकिन वहीं पे दूसरा जो ठेले वाला है, एक जगह पर क्या हुआ कि देख रहा था मैं रास्ते में गुजरते हुए, वहां पे इरादा बना सूप पीने का, लेकिन जिस बाउल के अंदर वो सूप सर्व कर रहा था, सुबह से शाम तक वो उसके पास गिने चुने 10-12 बाउल से, वो क्या करता था, एक बाल्टी के अंदर पानी भरा होगा, उसके अंदर डुबकी लगा के बाउल को निकालता था, यूं ऐसे झाड़ता था, और फिर उसके बाद उसी के अंदर नया सूप डाल के लोगों को सर्व करता था।
जब मैंने गौर से देखा तो उसी बाल्टी के अंदर जो परिंदों की बीट वगैरह है वो पड़ी हुई है, उसी बाल्टी के अंदर बिल्ली आके पानी पी रही है, उसी बाल्टी के अंदर वो जितने भी गंदे कप्स थे जिसमें लोगों ने सूप छोड़ा था, जो मुंह लगा के भी लोग मजे से पी रहे थे, वही कप उस बाल्टी के अंदर जाके धुलते थे। और ये सारा सिलसिला वो अपने 10-12 कप से पूरा दिन गुजार रहा था। तो आप वहां से सूप पियेंगे, ऑल्दो बहुत मजे का होगा, जितना गलीज उतना लजीज, लेकिन आप वहां पर जब ये मंजर देख लेंगे तो आप कहेंगे ये आपके पास बहुत बेहतर है रेस्टोरेंट से अगर आप पिए बजाय किसी ठेले वाले से। और जो रेस्टोरेंट वाला है वो भी आपके पैसे ज्यादा इसी वजह से चार्ज करता है क्योंकि उसको ये सारी चीजें, ये सारी प्रेजेंटेशन, इसका ख्याल रखना पड़ता है। ठेले वाले को जरूरत नहीं है, जिसको पीना है वो पी के चले जाएगा, उसका रोज जो उसका काम है वो होता रहेगा। लेकिन हर इंसान उसके पास नहीं जाएगा, लेकिन हर इंसान किसी रेस्टोरेंट में चले जाएगा। क्यों वहां पर जाएगा? क्योंकि वहां पर उसको प्रॉपर मैनर्स के साथ, प्रॉपर आपकी प्रेजेंटेशन के साथ, प्रॉपर क्लीनलीनेस के साथ, सफाई सुथराई के साथ आपको कोई चीज दी जा रही है। जब इस तरीके से आप देखेंगे, डिफरेंस आपके सामने है। जहां पर प्रेजेंटेशन का ख्याल रखा जाता है वहां पर चार्जेस भी ज्यादा है। आप किसी 5 स्टार होटल पे चले जाएं, वहां से कोई चीज ऑर्डर करें और वही सेम चीज किसी दूसरे आम जो है रोड साइड जो भी हो उससे ले लें, तो प्राइस में फर्क ही है कि जो आपका एनवायरनमेंट है, जो आपको वो प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रेजेंट कर रहे हैं, वो बिल्कुल डिफरेंट है। असल पैसे उसी के। एक पानी की बोतल आपके पास 20 रुपए की भी एक जगह से मिल जाएगी, 30 की भी मिल जाएगी। आप वही चीज किसी एयरपोर्ट से जाके खरीदें, वही सेम चीज आपको डबल ट्रिपल प्राइस में मिल रही होगी। हर जगह की जो प्राइस सेट की जाती है उसकी वैल्यू के हिसाब से की जाती है। आप उसी पानी की बोतल को जो आप बाजार से किसी दुकान से खरीदें वही किसी रेस्टोरेंट से जाके खरीदें, हो सकता है डबल प्राइस में आपको दे दें। वो क्या कर रहे हैं? नंबर 1, अपनी वैल्यूज की बेसिस पे प्राइसिंग सेट कर रहे हैं। नंबर 2, वो कुछ प्रेजेंट कर रहे हैं आपको जिसकी बेसिस पे वो अपना कोई मार्जिन रख सकते हैं, वो अपनी कोई बात रख सकते हैं। तो आपकी जो कॉपी है आप उसे एग्जामिनर के आगे पेश कर रहे हैं, आप एग्जामिनर को दे रहे हैं कि ये लें, ये मेरे पूरे साल की मेहनत है जो इस 3 घंटे में बैठ के मैंने की है, और ये आपके आगे मैं पेश कर रहा हूँ। इसको आपने मेरे लिहाज से चेक करना है, जैसे मैंने काम किया है वैसे आप मुझे मार्किंग देंगे। ये आप एग्जामिनर को खुद देते हैं और आप चाहें तो खुद उससे मार्क्स पूरे भी ले सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपको ये आता नहीं है लेना, वही काम आपको मैं यहाँ पर सिखा रहा हूँ कि कैसे आपको लेने, लेकिन क्योंकि बहुत सारों को नहीं आता तो वो अपने मार्क्स कटवा लेते हैं। तो अगर आपकी ये चीज, आप प्रेजेंटेबल नहीं होंगे, दुनिया का बेहतरीन काम कर लें, आप कामयाब नहीं होंगे। लेकिन अगर ये चीज आपने प्रॉपर कर ली तो बेटा इस चीज में कॉम्प्रोमाइज चल जाता है। ये 80% के बजाय 60, 50, 40, इवन 10% भी होगी, लेकिन ये प्रॉपर था तो आपका गुजारा चल जाएगा, आप कुछ ना कुछ करके इसको 80% तक ले भी आएंगे। यहाँ पर ये रूल सबको याद रखना है। अब अगर आगे टिप्स के ऊपर थोड़ी सी बात कर रहा हूँ, अब अगर एग्जाम में आपके पास कोई चीज कट करने की जरूरत पड़े, क्योंकि मैंने कहा रिमूवर तो इस्तेमाल ही नहीं करना या वाइट तो इस्तेमाल ही नहीं करना, तो उसके लिए तरीका ये होता है कि जिस कलर से लिखा है उसी कलर से सिंपल सी एक लाइन ड्रॉ कर दें। अगर आपने ब्लू कलर से लिखा है तो ब्लू कलर से सिंपल जिस पेन से लिखा है उसी कलर से एक साफ सुथरी सी लाइन ड्रॉ कर दें, बजाय इसके कि आप ये गंद कीड़े मकोड़े बना दें। आपको साफ सुथरा काम करना है, आपको उसी कलर को इस्तेमाल करना है। डिफरेंट कलर के आप पेंसिल इस्तेमाल नहीं कर सकते, पेंसिल इस्तेमाल करेंगे तो कहा जाता है, ऐसा नहीं होता बोर्ड के अंदर, लेकिन मैं अगर चाहूं, फॉर एग्जांपल आप मुझे अपनी कॉपी दे रहे हैं, आपने पेंसिल से मिटा दिया, उसको मैंने रबर से मिटा दिया और फिर मैंने सर्कल आउट कर दिया, और मैं कहूं कि आपने यहाँ गलती की है, आप तो बोल के आएंगे कि मैंने तो पेंसिल से इसको कट किया था, ये तो चेक ही नहीं करना था। तो देयर इज एन एरर कि जहां पर आप पकड़े जा सकते हैं। अगर आप पेंसिल से कट करेंगे मैं मिटा दूंगा और फिर आपको बोलूंगा आपने यहाँ ये गलती कर दी थी। तो इसको अश्योर करने के लिए, फॉर द अश्योरिटी, आप उसी सेम कलर से कट कर देते हैं, पेंसिल से नहीं करना, उसी सेम कलर से। अब अगर ब्लू पेन से लिखा है तो ब्लू मार्कर से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जब एक चीज लिख रहे हैं तो अब आप अपने पेन को वापस रख के मार्कर नहीं निकालना, जिस चीज से लिखना उसी से कट करना है। पेंसिल से भी क्या होता है, आपने ब्लू पेन से लिखा, अब कोई कटिंग करनी है, आपने पेन को बंद किया और पेंसिल उठा के कट करने बैठ गए, क्यों वक्त जाया कर रहे हैं? जिस पेन से जिस रवानगी से लिखना है लिखें, एक लाइन डाल दें, कुछ नहीं लगता, आपके 1 सेकंड भी नहीं लगता कट करने में, आपका काम जो है आगे सही से चल जाता है। और जो दिमाग जिस स्पीड से सोच रहा होता है उसी स्पीड से आप लिख भी लेते हैं फिर। तो ये आपके पास कटिंग वगैरह जो कुछ भी है सेम उसी कलर से होगी। आपने कोई यहाँ पर वाइटो, रिमूवर, बॉल पॉइंट, पॉइंटर्स इस्तेमाल नहीं करने।
एग्जाम के अंदर आपने स्टेपल करना होता है। यहाँ पर जो हमने टेस्ट सिस्टम बनाया हुआ है कि आपने घर से जो शीट बना के आनी है उसको 3 स्टेपल करके आने, एग्जाम में भी स्टेपल करने, क्योंकि जब आप कॉपी स्टेपल करते हैं तो जहां पर आपने लिखा होता है, वो जो मैंने आपको पूरा एक पेज बना के दिखाया था और उसमें कहा था कि आपने दोनों तरफ लाइंस ड्रॉ करनी, वजह उसकी है कि ये वाली जो जगह है अगर आप इधर लिख देंगे तो स्टेपल करने पर ये चीज छुप जाती है। एग्जामिनर जब आपकी कॉपी खोलेगा और आपका काम इधर छुपा हुआ होगा तो वो कोई आपकी पेन थोड़ी खोलेगा। जब आपके बोर्ड की कॉपीज चेक हो रही थी इतनी स्पीड में चेक करो क्योंकि हजारों कॉपीज चेक करनी होती है, तो उनका कोशिश यही होती है कि जितनी जल्दी कॉपी चेक हो जाए उतनी जल्दी चेक कर लें। कोई आपकी कॉपी के लिए स्पेसिफिकली मेहनत नहीं करेगा कि आपके लिए पिन्स खोले, पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करे और फिर आपकी कॉपी चेक करे। आपने गलती की, गलती का भुगतान भी आप ही को करना है, आप ही को भुगतना है, आप ही ने उसके मार्क्स वो काट देंगे एग्जामिनर, आपने उसमें जो है करना है सारा कुछ। तो बहरहाल आपके पास ये सारी कुछ टिप्स थी। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछना है इससे रिलेटेड। अच्छा, ये कुछ मिसकंसेप्शन मैं क्लियर कर दूं कि आप जितना लेंदी पेपर लिखेंगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको स्पेसिफिकली बोला जाता है कि ये चीज इतने लाइंस इतने सेंटेंसेस में हो जानी चाहिए तो उतने सेंटेंसेस में ही चाहिए। हाँ, ये जरूर है कि आपके सेंटेंस छोटे हैं। अगर आपसे बोला है 4 to 5 सेंटेंसेस में कोई आंसर को कंप्लीट करें तो आपका सेंटेंस 3-4 लाइनों का भी हो सकता है। आप सेंटेंस को क्लॉजेस इस्तेमाल करके लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। एक सेंटेंस में अभी आपको चाहूं तो 5 लाइनों का लिखवा सकता हूं, लेकिन डिपेंड करता है कि जो सवाल आप लिख रहे हैं क्या वो आप 4 to 5 सेंटेंसेस अगर बोला है, 5 to 6 सेंटेंसेस बोला है, उसमें रेलिवेंट आंसर दे सकते हैं या नहीं। क्योंकि अक्सर बच्चों से बोला जाता है कि आप फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन फॉर एग्जांपल बताएं। आप फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के साथ साथ सेकंड लॉ, थर्ड लॉ और फिर न्यूटन साहब की कब पैदाइश हुई, वो कब मर गए, ये सब बता रहे हैं, तो इस चीज की जरूरत नहीं है। आपसे बोला था फर्स्ट लॉ बताएं तो फर्स्ट लॉ ही बताना है। अब अगर कोई आंसर आपको करना है 4 to 6 सेंटेंसेस में तो आपने उसको 4 to 6 सेंटेंसेस में ही करना है। आपने उसको 2-3 पेजेस पे नहीं लेके जाना। आपके अगर 4 सेंटेंस 4 लाइनों पे कंप्लीट हो जाता है और उस 4 लाइनों के अंदर आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है तो बिल्कुल 4 लाइनें आपकी कंसीडर की जाएंगी। लेकिन अगर आपके 4 लाइनें या 4 सेंटेंसेस में आंसर नहीं कंप्लीट हो रहा तो आप सेंटेंस बढ़ाते हैं, एक सेंटेंस में क्लॉजेस इस्तेमाल करके उसको बढ़ाते हैं और फिर अपनी बात मुकम्मल करते हैं। तो इस तरह 4 से 6 सेंटेंसेस में आपको कोई भी आंसर देना है, आंसर कंप्लीट होना चाहिए। और यही आपके असल एक तरह से देखा जा रहा है, जज किया जा रहा है कि जो आपने सीखा, जो आपने पढ़ा, क्या आप उसको 4 से 5 सेंटेंसेस में सम अप कर सकते हैं या नहीं। एक इंग्लिश में फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आता है इंग्लिश सब्जेक्ट के अंदर और आप उसके लिए आंसर 4 से 5 सेंटेंसेस में देना था, जो कि अगर चाहें तो आपकी मैक्सिमम 8 से 10 लाइनें बनेंगी। तो आपने उसको अगर आंसर देने में 1, 2 या 3 पेज लगा दिए, एक ऐसे जितना बड़ा आपने एक शॉर्ट आंसर दे दिया, तो सिर्फ बेकार है आपके लिए। ये मिसकंसेप्शन अपने दिमाग से निकाल दें कि जितना कॉपी भरेंगे, जितना लेंथी लिखेंगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। मैथ्स के अंदर भी आपको अगर जो सब आपको मैंने स्टेप्स पढ़ाए हैं, अगर वो स्टेप्स करके आएंगे पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर कहीं पे स्टेप्स ज्यादा कर सकते हैं, इजाफी कर सकते हैं, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं है तो मैं खुद ही मिस करवा देता हूँ। आप भी उसको मिस कर सकते हैं, लेकिन जितने ज्यादा स्टेप्स देंगे दैट डजंट मीन कि आपके मार्क्स उतने ज्यादा आएंगे। हाँ, जितने कम स्टेप देंगे उतने कम नंबर आएंगे मैथ्स के लिए। बाकी सब्जेक्ट के लिए केमिस्ट्री, बायो, फिजिक्स वगैरह जो पूछा है रेलेवेंट आंसर चाहिए, इररेलेवेंट आंसर की मुझे जरूरत नहीं है। रेलेवेंट आंसर इन पर्टिकुलर सेंटेंसेस आपका प्रॉपर होना चाहिए। अगर उतने सेंटेंसेस में नहीं आंसर मुझे देंगे आप तो आपके मार्क्स फिर नहीं आएंगे, उल्टा नेगेटिव मार्किंग होगी। मैं आपके लिए पूरा पूरा पेज पढ़ने नहीं बैठूंगा। अगर आपके 4 लाइनों में आंसर पूरा मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं और आपका जो आंसर है, फॉर एग्जाम्पल आपसे सवाल आता है डिफाइन केमिस्ट्री एंड राइट नेम ऑफ इट्स 4 ब्रांचेस, आपसे कहा सिर्फ डिफाइन करें केमिस्ट्री को और 4 नाम लिख दें ब्रांचेस के, तो आपने 4 नाम ही लिखने, चारों को डिफाइन करने नहीं बैठना। अब अगर कोई बच्चा मुझे डिफाइन करके देगा तो मैं उस डेफिनेशन के मार्क्स तो नहीं दूंगा, उल्टा मैं हो सकता है ना उसके मार्क्स काट लूं। अगर तो उसने बिल्कुल सही लिखी है डेफिनेशन, 0% एरर, तो फिर तो आपकी वो निगलेक्ट हो जाएंगी डेफिनेशन, आपको मार्क्स पूरे मिल जाएंगे। लेकिन अगर डेफिनेशन में गलत कर दिया, अब ये जुमला बहुत इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है, जो आपसे पूछा आपको उतना ही देना है। अगर उसके इजाफी देंगे तो जितने मार्क्स आपके आ रहे होंगे उस इजाफी में आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे कि आप वो इजाफी ना भी लिखते तब भी मिल जाते। 5 नंबर का सवाल है, नाम लिख के अगर आप देते तो 5 नंबर पूरे मिल जाते। लेकिन अगर आप
उसमें गलती कर लें, एक तो इजाफी लिखा और उसमें भी गलती कर ली, तो अब नेगेटिव मार्किंग शुरू हो जाती है। आप डेफिनेशन लिख रहे हैं लेकिन डिफाइन गलत कर दिया, तो जाहिर है फिर मैं उस डेफिनेशन गलत लिखने पर, क्योंकि आपने इजाफी बोला कि ये चीज मैं लिख रहा हूं, मुझे ये चीज आती है अच्छे से, और आप उसमें भी गलती कर रहे हैं, तो मुझे तो आपने खुद बुलाया ना, खुद दावत दी, आपने खुद अपॉर्चुनिटी अपने लिए क्रिएट की कि मैं आपके मार्क्स काटूं। तो इस तरीके से आपने गलती नहीं करनी, जो पेपर जैसे पूछा है, जिस तरह पूछा है, उसको वैसे ही देना है। रेलिवेंट आपने चीजें लिखनी है। आपके पास प्रॉब्लम आती है उर्दू पाकिस्तान स्टडीज वगैरह, इसके अंदर थोड़ी डिस्क्रिप्शन में आपने चीजें आंसर लिखना होता है, आपने डिस्क्राइब करना होता है। उसमें अगर आपसे बोल दिया गया सिर्फ नेम लिखें, तो आपको सिर्फ नेम के साथ उसके थोड़ी सी आप इजाफी चीज लिख दें, वो आपकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन में आती है, उसके मार्क्स फिर भी नहीं होते, लेकिन वो एक अच्छा प्रेजेंट करती है चीजें। ये हमारे पास यहाँ पर थोड़ा सा है, लेकिन ये भी अब कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। अब वो पुराना जमाना गया कि आपके पुराने लोग कहते थे जितना भरेंगे उतने ही मार्क्स आएंगे, अब ऐसा नहीं है। आपकी कॉपी में जो पूछा है, अगर वो रेलिवेंट है और आपने उसको मुझे आंसर कर दिया, मैं आपको पूरे नंबर दूंगा। हाँ, कोई चीज पूछी थी, रेलिवेंट भी थी, लेकिन वो मिसिंग है, आपने नहीं लिखी, तो मैं उस पर क्वेश्चन मार्क बना के आपको बोल दूंगा ये चीज आपने नहीं लिखी, उसे मैं नंबर काट लूंगा। तो इस तरीके से आपकी कॉपी चेक होती है। ठीक है, 5 पैराग्राफ बोला है, तो 5 पैराग्राफ ही लिखना है, और ईच पैराग्राफ शुड कंटेन 5 to 6 sentences. 5 to 6 sentences means that your answer should be of 8 to 10 lines minimum per paragraph. और एक पैराग्राफ अगर 5 से 6 सेंटेंसेस यानी 8 से 10 लाइन का है, तो 5 पैराग्राफ मीन्स 50 लाइन्स तो हो। 50 लाइन्स मीन्स योर 2 पेजेस। ठीक है, आपके 2 पेजेस तक आंसर आ रहा है तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। डिपेंड कर रहा है ना पूछा क्या है। अगर मैं आपसे कहता हूँ, एक सवाल सिंपल से कहता हूँ, आपने 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आजम देने, अभी आपका नहीं है पाकिस्तान स्टडीज अगर भी, तो 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आजम सबने सुने हुए भी है, पढ़े भी होंगे। अगर वो मैं आपसे बोलता हूँ 5 नंबर का सवाल है, तो 14 पॉइंट्स ऑफ कायदे आजम पूरा लिखना है। लेकिन अगर आपके पास मैं फॉर एग्जाम्पल बोलता हूँ कि डिफाइन केमिस्ट्री एंड राइट 4 नेम्स ऑफ इट्स ब्रांचेस, तो वो इतना सा है, दोनों 5 नंबर के, दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट से रिलेट कर रहा हूँ। तो जो जितनी नंबर का है, नंबर नहीं देख रहे हम यहाँ टॉपिक जो पूछा गया है उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई सवाल आया है डिफाइन केमिस्ट्री, या केमिस्ट्री को चले छोड़े, मैं आपसे बोलता हूँ सिंपल मुझे 5 लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट बताएं। 5 लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट आपने लिखने, लेकिन मैंने आपको ये कहा 1 नंबर का सवाल है। 5 लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट लिखने, 1 नंबर का सवाल है, तो जिस पैटर्न में मैंने आपको 5 लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट पढ़ाए, अब आप वो उस पैटर्न में तो करने नहीं बैठेंगे, आप सिंपल मुझे 5 लॉज पॉइंट में करके बता देंगे। लेकिन अगर वही सवाल मैं कहूँ डिफाइन या राइट 5 लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट, और वो सवाल अब मैं कर दूं 10 नंबर का, तो अब या इवन 5 नंबर का भी कर दूं, तो अब आपको जिस तरह मैंने क्लास में डिटेल में पढ़ाया कि आप डिफाइन भी करेंगे, फिर उसका लॉ भी लिखेंगे, फिर एग्जांपल्स भी देंगे, अब आपको उस पैटर्न में करना है। तो आप मार्क्स देख के डिसाइड करते हैं कि इसमें आंसर कितना देने हैं। अब आपका पेपर होगा, अगर एक एक नंबर के सवाल में आप एक एक पेज, दो दो पेज भरने बैठ गए, तो जब आप यहाँ पर एक दो पेजेस भर रहे हैं, वक्त भी तो जाया हो रहा है, और जब वक्त जाया हो रहा है, जब एक्चुअल 7-8 नंबर के सवाल आएंगे, तो फिर आप यहाँ पर बैठ के परेशान हो जाएंगे, वक्त सारा आपने उधर 1-2 नंबर में लगा दिया। अगर आप 1-2 नंबर के सवाल में 1 लाइन 2 लाइन में भी आंसर दे देते और अपना आंसर टू द पॉइंट पूरा दे देते, तो आपको 1-2 नंबर पूरे मिल जाते। लेकिन आप क्योंकि वहां पे वक्त जाया करके आ गए, जब आगे आएंगे पेपर में तो आपके पास वहां पर वक्त ही नहीं बचेगा। तो इस तरीके से आपको अपना टाइम मैनेज करना पड़ता है। पेपर के अंदर प्रेजेंटेशन के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट भी बहुत अहमियत रखती है। ये दोनों काम एक साथ आपको करने होते हैं, और ये पूरा सेशन, ये पूरा साल जो आप पढ़ते हैं, उसमें यही चीज प्रैक्टिस करते हैं। जो आपने कॉन्सेप्ट सीखा क्लास में, जो भी टॉपिक पढ़ाया उसके अंदर टीचर ने तो पढ़ा दिया, जहां पर टेस्ट लेने का मकसद ये होता है कि आपको जो फाइनल बोर्ड में पेपर अटेम्प्ट करना है उसकी प्रैक्टिस हो। हर हफ्ते 2-3 टेस्ट ले लेके हम आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं। ये सारी प्रेजेंटेशन जो सिखाई, मकसद ये है कि अभी आज जब इसको स्टार्ट करेंगे करना, तो आपको 1 से 2 महीने लगेंगे अपने हाथ को इस प्रेजेंटेशन पे सेट करने पर। तो जब आप इसको सेट कर चुके होंगे 2 महीने बाद, अब आपको फील भी नहीं होगा कि अब आप एक्चुअल में एफर्ट लगा रहे हैं प्रेजेंटेशन सही करने पर, आप उसको आराम से कर सकते होंगे। लेकिन ये 2 महीने तक आपको महसूस होगा कि आपको इजाफी टाइम चाहिए अपनी इस प्रेजेंटेशन को मेंटेन करने के लिए। तो ये वक्त के साथ साथ प्रैक्टिस करने पर ही चीजें आपको समझ आएंगी, वक्त के साथ साथ ही आप अपने आप को इस काबिल बनाएंगे। जब आप बोर्ड में 3 घंटे का पेपर देने बैठे, तो आपका हाथ 3 घंटे ऐसे स्टिल रहे, जो मैंने चीज सिखाई थी, आप अपना पेपर शुरू से एंड तक सेम राइटिंग, सेम प्रेजेंटेशन के साथ कर सकें,
और जो सवाल पूरी दुनिया के बच्चे 6 मिनट में कर रहे हैं, आपने इजाफी एफर्ट लगा के, इजाफी मेहनत करके 5 मिनट में करना सीख लिया, ताकि एक एक मिनट बचा के आप एंड में 15, 20, 30 मिनट बचा लें और पूरे पेपर को रिव्यू करें। तो ये सारी आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। पूरे साल आप प्रैक्टिस करेंगे तो ही एंड तक आप इस काबिल होंगे कि आप एग्जाम में प्रॉपर इफेक्टिवली टाइम मैनेज कर सके। चलें कुछ और मैं क्वेश्चंस के आंसर कर दूं। नंबर 1 तो ये कि आपके पास अगर एग्जाम में कुछ लिख रहे हैं, यहाँ टेस्ट में भी आप कर रहे हैं, तो आप कुछ भूल गए, आप लिख रहे थे, आपने अपने लिहाज से पूरा आंसर दे दिया, एंड में आपको याद आया कि ये चीज थी जो लिखनी थी मैं भूल गया। अब उसके दो तरीके, एक तो ये कि आपने जो लिखा है अगर नीचे जगह है, फॉर एग्जाम्पल पेज अगर आपके पास 4-5 लाइनें बच जाती हैं शीट की, तो आप उसको इस्तेमाल नहीं करते नए सवाल के लिए, आप नेक्स्ट पेज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर वहां जगह नहीं है, आपने उधर दूसरी क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया है, तो फिर तरीका ये होता है कि आप अपने उस सवाल में रेफरेंस डालते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर लिखा कि ये सवाल यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर आपने नया क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया इधर, तो अब यहाँ पर जब आपको लिखना था तो आप वहां पे एक रेफरेंस लिखेंगे कि ये सवाल का रिमेनिंग पार्ट इस पेज नंबर पे। तो आपको बोर्ड की कॉपी में तो पेज नंबर डले हुए होते हैं, लेकिन टेस्ट के अंदर फिर आपको पूरे अपनी शीट में, पूरी कॉपी में पेज नंबर डालने पड़ेंगे, और फिर आप रेफरेंस देंगे कि ये क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 का रिमेनिंग पार्ट इज ऑन पेज नंबर 4, और पेज नंबर 4 में जाके आपको वहां पर जहां पे भी आपने लिखा है वहां पे आप लिखेंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 और फिर उसका आंसर करेंगे। एक तरीका ये होता है। दूसरा तरीका ये कि अगर जगह बची भी है तो वहीं पे आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ घुसा के नहीं, अगर एक लाइन है, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा, और वो एक लाइन आपने लाइन स्पेसिंग में वैसे ही छोड़नी थी, आप वहां पर उसको यूटिलाइज कर लें, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर एक लाइन से ज्यादा है और आपको लग रहा है कि काम गंदा और घिसपिच हो जाएगा, एक लाइन की खातिर आप रेफरेंस नहीं डालेंगे। लेकिन अगर ज्यादा आपके पास है तो फिर आप आगे रेफरेंस डाल के लिखेंगे, और जो लाइन स्पेसिंग आप छोड़ते हैं वहीं पर रेफरेंस आप लिखते हैं। इस चीज का बहुत नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है कि आपको कोई चीज याद नहीं रही और वो आंसर का हिस्सा था, आप उसको एरो डाल के इधर उधर कहीं लिख रहे हैं, उससे बहुत एक नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इससे ये जाहिर होता है कि आपकी प्रैक्टिस इतनी नहीं थी, आपने प्रॉपर तरीके से काम उसको याद नहीं किया, उसको घर पे प्रैक्टिस नहीं की, जब आप यहाँ बैठे तो आप भूल गए, और आपको ये भी नहीं पता था कि ये चीज आपको लिखनी है, तो इसलिए आप जगह छोड़ दें। अगर 1-2 लाइन का काम था तो 1-2 लाइन आपको पता होना चाहिए कि अभी मुझे आगे यूज करनी है, तो मैं 1-2 लाइन छोड़ के आगे काम कर लूं। 1-2 पेज कभी नहीं छोड़ने, पेपर में कभी भी पेज छोड़ के काम नहीं करना। 1-2 लाइन छोड़ दें खैर है, कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने कभी भी पेजेस नहीं छोड़ने। और इसी तरीके से दूसरा आप लोगों का सवाल कि अगर आपके हेडिंग ना लिखें, डायरेक्ट काम कर दें, डेफिनेशन कर दें, तो बेटा आपका जो पेपर है, अभी सारी बात हो रही है प्रेजेंटेशन की, तो प्रेजेंटेशन एक आपका पेपर उठा लें और एक आप ही के क्लास में आप ही के साथ जिसने पेपर दिया है उसका पेपर उठा लें। उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है, आपने डायरेक्ट आंसर दे दिया, तो ऑब्वियसली जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है उसके मार्क्स आने के चांसेस ज्यादा हैं। आपकी प्रेजेंटेशन नंबर नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ प्रेजेंटेशन के इटसेल्फ कोई नंबर स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन जब प्रेजेंटेशन होगी तो जिस बच्चे ने काम अच्छे साफ सुथरे तरीके से प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ प्रॉपर प्रेजेंट करके दिया होगा, उसकी कॉपी देखने का, पढ़ने का भी दिल चाहेगा एज कम्पेयर टू उसका बच्चा, उसकी कॉपी जिस बच्चे ने काम कुछ भी नहीं किया, उस बच्चे की कॉपी जिसने कुछ भी सही से नहीं लिखा या सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया, मैं अगर उसका पेज उठा के देखूं, उसकी कॉपी उठा के देखूं, तो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। और यही डिफरेंस आपको टॉपर और एवरेज स्टूडेंट का बना के देता है। जो टॉप करते हैं स्टूडेंट, जो टॉपर होते हैं, 90 या 90 अबव परसेंटेज लेते हैं, उन स्टूडेंट की कॉपीज में और जो एवरेज स्टूडेंट है उनकी कॉपीज में यही फर्क होता है कि आपने जो 20% था उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, क्योंकि वो 20% करने पे आपको पूरा साल लग गया था। पूरा साल डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करना, ये 20% की कीमत है। 80% की कीमत क्या है? एक हफ्ता पहले बैठ के रट लें, आपके 80% तैयार हो जाता है। लेकिन वो 20% तैयार एक हफ्ते में नहीं होता, वो 1 साल लेता है, 2 साल लेते हैं। ये आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है सारा काम।